वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल जादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम, आप सबके समक्ष कक्षा 8 विषय हिंदी बसंत भाग 3 के पाठ क्रमांक 1 कविता है, शीर्षक है जिसका ध्वनि, रचयिता है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों से के उत्तर संकेत की दृष्टि से वीडियो में अपन चर्चा के लिए आज एकत्र हुए हैं। पहला जो बिंदु आ रहा है इसमें प्रश्नोत्तर की दृष्टि से कविता से इसमें पहला प्रश्न आपको अपने को दिया है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो संकेत में अपन देख रहे हैं कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि क्योंकि उसके अभी जीवन में काफ़ी उत्साह एवं ऊर्जा है, वह आशावादी और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अतः उसके कवि जीवन का अभी अंत नहीं होगा। दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इस उत्तर की चर्चा में यहाँ कवि ने बताया है कि फूल यहाँ आलस्य में पड़े अपनी कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि फूल आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक है। कवि अपनी काव्य रचना से प्रत्येक युवा के मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके मन में नवजीवन का अमृत भरने का प्रयास करता है, अर्थात उन्हें अमर होने का रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। उत्तर क्रमांक 3 की दृष्टि से कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है, तो उस दृष्टि से अपन उत्तर संकेत में लिख रहे हैं, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर वासंती स्पर्श का हाथ फेरकर उन्हें खिला देना चाहता है। कलियां तथा पुष्प आलस्य में पड़े युवाओं का प्रतीक है। वह उनके आलस्य को दूर कर नए मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अगला बिंदु है कविता से आगे। इसका पहला प्रश्न आ रहा है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है। चर्चा करने की बात आ रही है, तो कुछ चर्चा के बिंदुओं में से कुछ बिंदु यहाँ पर हैं जिन्हें अपन अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। इनका अपना अलग अलग विशेष महत्व है। इनमें से बसंत ऋतु सबसे अधिक निराली है। निराली विचित्र तथा सर्वश्रेष्ठ ऋतु मानी जाती है। इसके कुछ कारण हैं, जिनमें एक है क्योंकि इसमें न तो गर्मी और न सर्दी अधिक होती है। दूसरा बिंदु है
इसमें पेड़ पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्ते एवं फूलों को धारण करते हैं। तीसरा बिंदु इसमें है, जिसका कारण है आम के पेड़ों में बौर तथा सरसों के खेतों में फूल खिलने लगते हैं, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहते हैं। कविता से आगे में दूसरा प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और निबंध लिखिए। इसी दृष्टि से हम यहाँ हमारे को ध्यान रहे कि बसंत ऋतु में मुख्य रूप से 3 त्योहार, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली, ये 3 त्योहार इसमें आते हैं। बसंत पंचमी से सर्दी कम होने लगती है, बाग बगीचों में बहार चरम पर होती है। शिवरात्रि में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है, यज्ञों और मेलों का आयोजन भी होता है। होली के निबंध की दृष्टि से निबंध लेखन भाग में लिखवाया जाएगा, इसलिए हम निबंध की दृष्टि से हम तब तक इंतजार करेंगे। व्याकरण भाग में अपन निबंध लिखेंगे होली का, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे, निबंध दिखाएंगे तब। तीसरा प्रश्न हमारे बीच में है, ऋतु परिवर्तन से हमारा खान पान, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि के लिए किन किन बातों से कर सकते हैं, ऐसा लिखने के लिए आग्रह किया है। तो उस दृष्टि से हमारे लिए जानकारी में रहे, ऋतु परिवर्तन से हमारा खान पान, पहनावा एवं स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसे शीत ऋतु में गर्म खाना पीना होता है, गर्म कपड़ों का प्रयोग होता है और गर्म कपड़ों, अधिक व्यायाम करना भी अच्छा लगता है, अधिक व्यायाम करना अच्छा लगता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाला भोजन एवं पेय पदार्थों का प्रयोग होता है। ठंडक प्रदान करने वाले वस्त्र पहने जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे बिंदु आ रहा है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना, इस दृष्टि से पहला जो प्रश्न अपने सामने बीच में आ रहा है उस पर अपन विचार करते हैं। तो पहला प्रश्न में यहाँ इन्होंने कुछ पंक्तियां दी हैं कि कविता की पंक्तियां पढ़ के बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। और कविता की पंक्तियां हैं, फूटे हैं आमों का बौर, फूटे हैं आमों का बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। इन पंक्तियों पर जब विचार करते हैं तो इसमें कवि ने जो प्रश्न के बारे में सोचा है, तो इन पंक्तियों के अंदर बसंत ऋतु का वर्णन है, क्योंकि आमों का बौर, आमों पर बौर तथा होली का त्योहार बसंत ऋतु में ही आता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर इन्होंने डाला है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है और उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो इन्होंने कहा है कि आप फूल पौधों के फूलों और पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, फूलों और पौधों के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि वह कलियों पर अपने हाथ फेरते हुए
और प्रभात के आने का संदेश देकर उन्हें जगाना चाहता है, खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो इन्होंने कहा फूलों और पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो उस दृष्टि से यहाँ अपन लिख सकते हैं चर्चा में बिंदु, फूलों और पौधों के लिए हम उन्हें पानी से सींचेंगे, समय समय पर पौधों में खाद डालेंगे, उनकी गुड़ाई करेंगे, और फूलों के लिए हम स्वयं उन्हें नहीं तोड़ेंगे और तोड़ने वाले को भी रोकेंगे। ये अपने विचार उन्होंने कवि ने जानना चाहा था, ये बिंदु है। तीसरा जो प्रश्न इन्होंने दिया अनुमान कल्पना में, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान करिए, कीजिए और लिखिए कि उनके बताए कार्यों का किन किन संदर्भों से संदर्भ जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, अथवा जब वह बालक पिता के साथ बगीचे में गया हुआ हो। तो यहाँ अपन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु की चर्चा कर रहे हैं कि जब बालक, कवि के बताए कार्यों के जो संदर्भ है, तो जब बालक अपने पिता के साथ बगीचे में घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो किस किस प्रकार से चर्चा करेगा, कौन कौन से कार्य करना पसंद करेगा। तो उनमें से पहला बिंदु आ रहा है, वह बालक फूलों पर बैठी तितलियों को छूने का अथवा पकड़ने का प्रयास करता है। दूसरा बिंदु है, वहाँ दाना चुग रहे पक्षियों को पकड़ने का प्रयास करता है, पत्तियों और फूलों पर पड़ी ओस की बूंदों को छूने का प्रयास करता है, और वहाँ उलझी हुई लताओं को सावधानी से अलग करने का भी प्रयास करता है। ये आपके अनुमान और कल्पना से संबंधित 3 प्रश्नों के उत्तर संकेत हैं। भाषा की बात, इसमें कवि ने बताया है कि जैसे हरे हरे पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के ये हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में काम में आए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती है, ते वे 3 बेर खाती है, अर्थात जो 3 बार खाती थी वो 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में कुछ परिवर्तन हो जाता है, चमत्कार हो रहा है। इसी परिवर्तन को यमक अलंकार कहते हैं। उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन और का शब्द को अलग लिखा है, और दूसरा दोनों शब्दों को एक ही शिरोरेखा से मिला करके लिखा है। ऐसे वाक्यों को एकत्र करने के लिए इन्होंने कहा है जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ध्यान से देख करके, और कुछ शब्द दिए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करने की बात कही है। तो हम सब यहाँ पहला जो बिंदु आ रहा है शब्द में, एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति, एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति तो कविता में भी है, और यहाँ हम देख रहे हैं। जैसे कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार। पहला जो वाक्य अपन ने लिखा है इसमें कनक कनक शब्द का यहाँ 2 बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ धतूरा। तो इन दोनों का यहाँ एक साथ प्रयोग हुआ है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार। दूसरे वाक्य में अपन देख रहे हैं काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द एक संज्ञा के रूप में है और एक क्रिया के रूप में है।
घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हो रहा है। तीसरा जो वाक्य अपने अपन ले रहे हैं, माँ का लाल गुस्से में लाल हो गया। तो एक लाल शब्द का अर्थ पुत्र के लिए है और एक लाल शब्द विशेषण के रूप में आ रहा है कि लाल लाल हो गया। चौथा वाक्य अपन देख रहे हैं, वह दिन भर चलते चलते थक गया। दिन भर चलते चलते वह थक गया। तो इसमें चलते चलते शब्द का प्रयोग 2 बार हो रहा है। पांचवा वाक्य है, कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। रुक रुक कर यहाँ पे 2 बार प्रयोग में आ रहा है, एक जैसा अर्थ है। ये कुछ वाक्य है। आगे कवि ने कुछ वाक्य रचना करने के लिए कहा है, कुछ शब्द दिए हैं, जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। इनका वाक्यों प्रयोग करने की जो बात आई है तो उसे भी अपन देख लेते हैं। पहले जो शब्द युग्म था बातों बातों में, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो बातों बातों में पहलवान मुकाबला जीत गया। तो बातों बातों शब्द के द्वारा वाक्य रचना हुई है। दूसरा उदाहरण यह दिया है, लाल लाल, लाल लाल गुलाब के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ लाल लाल एक युग्म शब्द है। लाल लाल यहाँ पर एक युग्म शब्द है। ये लाल लाल एक युग्म शब्द है, अर्थात यहाँ है वाक्य में प्रयोग, लाल लाल गुलाब के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तीसरा जो शब्द दिया था, सुबह सुबह, तो इसका वाक्य में प्रयोग अपन कर रहे हैं। तो देखते हैं, सुबह सुबह क्या बवाल मचा रखा है। यहाँ प्रश्न है, सुबह सुबह क्या बवाल मचा रखा है। चौथा वाक्य में प्रयोग आ रहा है, रह रह कर वर्षा हो रही है। रह रह कर वर्षा हो रही है। पांचवा है, रातों रात, रातों रात उसने परीक्षा की तैयारी कर ली। अंतिम जो शब्द युग्म दिया था, घड़ी घड़ी, अर्थात बार बार, तो यहाँ वाक्य में प्रयोग हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों जा रहे हो। अर्थात तुम बार बार बाहर क्यों जा रहे हो। ये अपने कुछ शब्द थे। आगे अगला जो बिंदु आ रहा है, इसमें उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 2, जिसमें विशेषण एवं विशेष्य के बारे में बताया है। जैसे इन्होंने कहा, कोमल गात, मृदुल बसंत, हरे हरे ये पात। इन शब्दों में विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर के वाक्यांशों में गात, बसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण एवं विशेष्य के बारे में हम व्याकरण भाग का जो अगला वीडियो कहीं जब बनेगा तो उसमें विशेषण परिचय के नाम से जो वीडियो बनेगा उसमें इनके बारे में अपन अध्ययन कर पाएंगे। धन्यवाद।